360 में TLP और हुकूमत के दरमियान तसादुम की कवरेज में मीडिया को दरपेश मुश्किलात। अफगानिस्तान में ख़वातीन सहाफ़ियों का तालिबान से अमन मुज़ाकरात का हिस्सा बनने का मुतालबा पूरा हो पाएगा या नहीं। और अमेरिका का एक इस्लामिक स्कूल साइंस का बैनुल-अक़वामी मुकाबला कैसे जीत पाया। प्रोग्राम व्यू 360 में खुशामदीद। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूँ इरम अब्बासी। शुरू करते हैं पाकिस्तान से, जहां कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से किया गया वादा पूरा करने के लिए हुकूमत ने फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करने के हवाले से एक ख़ुसूसी इजलास में करारदाद पेश कर दी है। इस वक्त इस करारदाद पर बहस जारी है। इससे कबल हुकूमत ने कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुज़ाकरात के बाद उसके अमीर साद रिजवी को लाहौर की कोट लखपत जेल से रहा करने का ऐलान किया था। कौमी असम्बली का एक इजलास पीर को भी हुआ था, जिसके दौरान कलअदम TLP के खिलाफ क्रैकडाउन के मामले पर बहस के दौरान हंगामा राय के बाद उसे जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दिया गया था। इस वक्त हमारे साथी आसिम अली राना इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम, इस वक्त जब हमारा प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, कौमी असम्बली में बहस चल रही है इस करारदाद पर, उस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल इरम, कौमी असम्बली का इजलास जो है स्पीकर असद कैसर की सरबराही में इस वक्त जारी है। और जो अभी जो ताज़ा तरीन जो हुई है वो ये है कि फ्रांस के सफीर को निकालने के हवाले से जो करारदाद थी, जिसका TLP के साथ जो है गुज़श्ता रात जो है ये मुआहदा किया गया था, वो करारदाद जो है वो ईवान में पेश कर दी गई है। अमजद अली खान ने जो है प्राइवेट मेंबर के तौर के ऊपर ये करारदाद जो है ईवान में पेश की, जिसमें उनका कहना है कि फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से निकालने के मामले पर ईवान में बहस की जाए। साथ ही साथ उनका ये कहना था कि तमाम यूरोपीय ममालिक बिलअमूम और बिलखुसूस फ्रांस जो है वो इस मामले की संगीनी को जो है उसको आगाह किया जाए। और इसके साथ साथ तमाम मुस्लिम ममालिक जो है वो इस हवाले से यूरोपीय ममालिक के ऊपर जो है वो अपना दबाव और अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें कि इस तरह की गुस्ताखी ना की जाए। ये करारदाद ईवान में पेश कर दी गई है और इस वक्त मुख्तलिफ जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो इस पर बहस कर रहे हैं। जी आसिम, ये बताइए कि मीडिया की कवरेज के हवाले से बात करें तो एक जानिब मीडिया पर TLP की सरगर्मियों की कवरेज पर पाबंदी लगाई गई, दूसरी तरफ हुकूमत ने तंजीम से मुज़ाकरात भी किए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और कई हुकूमती वज़रा कह चुके हैं कि इन मुज़ाहिरों से मुतालिक सोशल मीडिया के ज़रिए अफवाहें फैली जा रही हैं। मेन स्ट्रीम पर एहतजाज की कवरेज पर लगाई गई पाबंदी को सीनियर सहाफ़ी कैसे देखते हैं? इरम, इस हवाले से जो है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन रही, क्योंकि जितना भी मीडिया था, तमाम मीडिया हाउसेस को इस हवाले से पैमरा की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी तौर पर अहकाम दिए गए थे कि TLP की किसी भी किस्म की कवरेज जो है वो ऑन एयर नहीं की जाएगी। लेकिन जब ये मुज़ाकरात हुए तो वहाँ पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, उन्होंने खुद आकर अपने ट्विटर के जरिए पैगाम दिया और मीडिया हाउसेस को कहा गया कि वो इन मुज़ाकरात की जो है वो खबर चलाएं। इसके साथ साथ जो था मुफ्ती मुनीब ने जब वहाँ पर उन्होंने हड़ताल का ऐलान किया, उस वक्त भी जो था बहुत सारे मीडिया हाउसेज ने वहाँ पर उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको लाइव दिखाया। लेकिन बाद में पैमरा की जानिब से 2 TV चैनल्स को जो है वो नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों दिखाई। खासी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, इनको नजर नहीं आ रहा। जो सीनियर जो हमारे जो जर्नलिस्ट साथी हैं जिनसे हमने इस हवाले से बात की, उनका ये कहना था कि जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया को बंद करते हैं उससे कंफ्यूजन में इजाफा होता है, लोगों को मालूमात तक रसाई नहीं हो रही होती और एक खासी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाती है आम लोगों के लिए कि वो कहाँ से मालूमात हासिल करें। तो ऐसे में अफवाहें जो है वो ज्यादा बढ़ती हैं। तो उसके लिए ज्यादा बेहतर ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को एंगेज किया जाए, उनसे बात की जाए और अगर गवर्नमेंट ने अपना कोई मैसेज उनको देना है तो वो मैसेज के जरिए उनके साथ बातचीत का सिलसिला जारी रखा जाए। लेकिन मुकम्मल तौर पर बंद कर देना और उनको किसी कवरेज से रोक देना ये किसी तौर भी दुरुस्त नहीं है। जी, मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी के सरबराह असद बेग कहते हैं कि उनकी तहकीक के मुताबिक मेन स्ट्रीम मीडिया यानी अखबार, TV और रेडियो को पाकिस्तान में ख़बरों का सबसे काबिल भरोसा ज़रिया समझा जाता है, ना कि सोशल मीडिया को। मगर मेन स्ट्रीम मीडिया पर जब खबर नज़र नहीं आती या महदूद मालूमात मिलती हैं तो फिर अफवाहें जगह बनाती हैं और सोशल मीडिया पर जाली ट्रेंड्स चलना शुरू हो जाते हैं। असद कहते हैं इसकी वाज़ेह मिसाल हालिया ट्रेंड्स हैं।
उस इशू पे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस शायद नहीं हो रही थी, तो उसकी स्पेस जो है वो ली मिस इन्फॉर्मेशन में। और किस तरह वो इस तरह के पाकिस्तान में एक हैशटैग ट्रेंड होना शुरू हो गया जिसका नाम था सिविल वॉर इन पाकिस्तान, जिसमें मैंने एक स्टोरी की बड़ी डिटेल में, और उसमें ये पता लगा कि 61% उस हैशटैग के जो ट्वीट्स थे और कंटेंट थे वो एक्चुअली इंडिया से आ रहे थे, और न्यू दिल्ली वाज लिटरली द टॉप सिटी जो कि उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा था, जहां से ट्वीट्स उसमें कंट्रीब्यूट हो रहे थे। तो बहुत एक क्लियर ये बात सामने थी कि वो एक ऑर्गेनाइज्ड मिस इन्फॉर्मेशन का हिस्सा है। ये शायद उसी की एक एग्जांपल है जो कि EU डिसइंफो लैब में हमने देखा है कि ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ फेक न्यूज़ वेबसाइट्स इन इंडिया अपेरेंटली जो कि बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से ऑपरेट होती हैं एंड सो ऑन। बट अगेन उसी बात पे अगर हम सर्कल करके वापस जाएं तो मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा खतरनाक शायद तब होती है जब ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही होती, एंड हेंस इन दिस केस मुझे लगता है कि अगर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अवेलेबल होती तो इस किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन को शायद कम से कम जगह मिलती। इस्लामाबाद से आसिम अली राना, ये बताइएगा, खुद तो दूसरी जानिब लोकल मीडिया को भी कवरेज की आज़ादी नहीं, फिर शहरी मालूमात कैसे हासिल करें, और सोशल मीडिया ने ग्राउंड पर मौजूद सहाफ़ियों का काम कितना मुश्किल बना दिया है? जी बिल्कुल इरम, खासा एक मुश्किल सूरत हाल थी कि यहाँ पे आम सहाफ़ियों के लिए, क्योंकि वो जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे थे वहाँ पर उसको किसी भी सूरत ऑन एयर नहीं किया जा रहा था। लेकिन इसके मुकाबले में जो सोशल मीडिया के ऊपर जो भी चीज़ आ रहा था, जो भी स्टफ आ रहा था, जो भी कंटेंट आ रहा था, वो चाहे झूठ है या सच है, उसकी वहाँ पर बहुत ज़्यादा अफवाहें जिससे होती है कि वहाँ पर पूरे शहर में फैली हुई थी, जिसकी वजह से उनके लिए भी प्रॉब्लम हो रही थी कि वो अपनी जो असल खबर है, जो हकीकत वाली खबर है, उसको भी वो पेश नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारे सहाफ़ियों ने फिर इसी तरह सोशल मीडिया को यूज़ किया, अपनी वीडियोस जो थी वो वहाँ पर उसको अपलोड किया और उनके ज़रिए वो असल हक़ाइक़ पेश करने की कोशिश करते रहे। लेकिन इस दौरान जो वहाँ पर मुख्तलिफ ग्रुप्स की जानिब से जो वीडियोस खास तौर पर पेश की गई, उससे इस तमाम वाक़े के दौरान ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़े पैमाने पर कोई खून रेज़ी हो चुकी है, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में एक पैनिक पाया जाता था। और वो सिर्फ इस वजह से था कि वहाँ पे जो जर्नलिस्ट, जो एक्चुअल जर्नलिस्ट थे, वो अपनी खबर पहुँचा नहीं पा रहे थे, जबकि सोशल मीडिया के जो आम जो लोग थे वो अपना मकसद हासिल करने के लिए तमाम किस्म की मालूमात जो थे वो फराहम कर रहे जी। इस्लामाबाद से तफसीलात देने के लिए आसिम अली राना बहुत बहुत शुक्रिया। अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर जैक सलिवान ने कहा है कि अफगानिस्तान से गैर मुल्की फ़ौजों के इनखला के बाद वहाँ की सूरत हाल क्या होगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। अमेरिकी टीवी नेटवर्क फॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए मिस्टर सलिवान ने कहा कि अमेरिका अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस, हुकूमत और अवाम के लिए अपनी इस्तात, वसाइल और तरबियत फराहम करने के हवाले से जो कर सकता था उसने कर दिया। दूसरी जानिब काबुल में अफ़गान ख़वातीन सहाफ़ियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि तालिबान के साथ जारी अमन मुज़ाकरात में उनके नुमाइंदों को भी शामिल किया जाए ताकि ज़राए अबलाग और ख़वातीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। गुज़िश्ता एक साल के दौरान अफ़गानिस्तान में ख़वातीन सहाफ़ियों की टारगेट किलिंग के कई वाक़यात हो चुके हैं। मज़ीद तफ़सील जानते हैं इस रिपोर्ट में। अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान अमन मुज़ाकरात शुरू होने के बाद से कम अज़ कम 8 सहाफ़ी और मीडिया कारकुन कत्ल किए जा चुके हैं, जिनमें 4 ख़वातीन भी शामिल हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान सहाफ़ियों को निशाना बना रहे हैं, जिनमें ख़वातीन सहाफ़ी भी शामिल हैं। ख़वातीन सहाफ़ियों और सरगर्म कारकुनों की टारगेट किलिंग पर हमें बहुत से ख़दशात हैं। हमें उम्मीद है कि ख़वातीन से मुतल्लिक़ मसाइल के लिए इन मुज़ाकरात का कोई मस्बत नतीजा सामने आएगा। यही वजह है कि ख़वातीन सहाफ़ियों के एक ग्रुप ने अफगानिस्तान की वज़ारत अमन को बताया है कि अमन मुज़ाकरात के लिए तुर्की जाने वाले अफगान वफ़द में एक खातून सहाफ़ी को ज़रूर शामिल किया जाना चाहिए। इसका मकसद तालिबान के साथ किसी भी मुआहिदे में उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। तुर्की में होने वाला आइंदा सरबराही इजलास इंतहाई अहम है और हमारे लिए एक ऐसी खातून सहाफ़ी की वहाँ मौजूदगी ज़रूरी है जो हमें इस बारे में आगाह करे कि वहाँ क्या हो रहा है। अफगान अमन वफद ने बारहा कहा है कि तालिबान के साथ बातचीत में ख़वातीन और सहाफ़ियों के हकूक़ का दिफा करेगा, लेकिन सहाफ़ी मज़ीद यकीन दहानी चाहते हैं। हमारे लिए ये काबिल कबूल नहीं है कि हम अपनी बात किसी तीसरे फरीक के जरिए पहुंचाएं। सहाफ़ियों की हैसियत से हम चाहती हैं कि तुर्की में होने वाले इजलास में हमारी अपनी नुमाइंदा हों और हम खुद अपनी आवाज़ में जो कुछ हम चाहते हैं इसका इजहार करें। अमन मुज़ाकरात के अमल के लिए तुर्की में होने वाला ये सरबराह इजलास बहुत अहम है, लेकिन मुज़ाकरात अभी इस नहज पर नहीं पहुँचे जहाँ हुकूमत तालिबान के साथ हर मसले पर बातचीत कर सके।
صدر غنی کے ساتھ ہماری ایک اہم ملاقات ہوئی تھی جس میں انہوں نے امن کے حصول سے متعلق سیاسی لائحہ عمل سے ہمیں آگاہ کیا. جب ہم آئین کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے اہم ہے کہ ہم کسی بھی امن کے عمل اور آئین میں خواتین کے حقوق کا دفاع کریں. افغانستان کے غیر جانبدار انسانی حقوق کمیشن کا کہنا ہے کہ امن مذاکرات میں حصہ لینے والوں میں کم از کم 30% خواتین ہونی چاہیے. اس کے سربراہ شہرزاد اکبر نے ترکی میں ہونے والے اجلاس بارے تشویش کا اظہار کیا کہ عوامی سطح پر حکومتی ایجنڈے کے حوالے سے معلومات کا فقدان ہے اور مردوں پر مشتمل وفد مذاکرات کی کامیابی کا اچھا فارمولہ نہیں ہے. یہ سربراہ اجلاس رواں ماہ کے آخر میں استنبول میں ہونے والا ہے. سیاہ فام امریکی شہری جارج فلوئڈ کی گزشتہ سال مئی میں ہلاکت نے امریکہ کے کئی شہروں میں بلیک لائف میٹرز کے مظاہروں کو جنم دیا. واقعے کے تقریباً 1 سال بعد منیاپولس شہر کی فضا میں ایک بار پھر تناؤ ہے کیونکہ اب اس پولیس افسر کی قسمت کا فیصلہ آنے والا ہے جس نے فلوئڈ کی گردن پر تقریباً 9 منٹ تک اپنا گھٹنا رکھا تھا. آفیسر ڈیرک شاون کے خلاف اقدام قتل کے مقدمے میں جوری کسی بھی وقت اپنا فیصلہ سنانے والی ہے. پیر کے روز آخری دلائل پیش کرتے ہوئے وکیل دفاع نے کہا کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ڈیرک شاون نے جان بوجھ کر غیر قانونی طاقت کا استعمال کیا، جبکہ استغاثہ نے کہا کہ ڈیرک شاون نے جو اقدام کیا وہ پولیس کا کام نہیں بلکہ غیر ضروری حربہ تھا. کسی بھی منفی رد عمل سے نمٹنے کے لیے شہر میں سیکیورٹی بھاری تعداد میں موجود ہے، جبکہ فیس بک کی ایک اعلیٰ عہدیدار کے مطابق سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ایسی پوسٹ کو محدود کرے گا جس سے غلط معلومات، تشدد یا نفرت پر مبنی جرائم پھیلنے کا خدشہ ہو، اور مسٹر فلوئڈ کے اہل خانہ کو بھی آن لائن ہراساں ہونے سے بچانے کی کوشش کی جائے گی. اس مقدمے کے فیصلے پر نہ صرف امریکیوں کی بلکہ پوری دنیا کی نظریں لگی ہیں. تاہم نیو یارک ٹائمز کے مطابق 4 ہفتے سے جاری عدالتی کارروائی کے دوران بھی امریکہ بھر میں پولیس سے جھڑپوں کے دوران کم از کم 64 شہری ہلاک ہو چکے ہیں. ان میں بیشتر افراد ہتھیاروں کے استعمال کے شبے میں مارے گئے جبکہ بعض کو ذہنی مسائل کا بھی سامنا تھا. ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تعداد سیاہ فام اور لاطینی امریکیوں کی تھی. دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، تو آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. شکریہ. کورونا سے متاثرہ مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں کا، اپنی صحت خطرے میں ڈال کر کام جاری رکھنے والے نرسنگ اور پیرامیڈیکل سٹاف کا، شکریہ. پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کا، فلاحی اداروں اور رضاکاروں کا، درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھنے والے اساتذہ کا، شکریہ. حکومتی اہلکاروں کا، صحافیوں کا، اور آپ سب کا، کیونکہ ہم سب مل کر اس وبا کو ہرائیں گے. کل کی دنیا کیسی ہوگی اس کا اندازہ آج لگانے کی ایک کوشش ہے فیوچر سٹی کمپٹیشن. امریکہ میں جنم لینے والے ایک ایسے سائنسی مقابلہ جس میں اسکول کے بچے تصور کرتے ہیں کہ کل کے شہر کیسے ہوں گے، انہیں کیسے بسایا جائے گا. اس سال کا چیلنج چاند پر زندگی کیسے ہوگی رہا. اس بین الاقوامی مقابلے کو جیتا ریاست ٹیکسس میں قائم ایک اسلامی اسکول کے طالب علموں نے. آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ مختلف ٹیمز نے چاند پر شہر کے لیے کیسے کیسے ویژن پیش کیے. Albany School in Houston, Texas. Congratulations! You did it! That's amazing! ٹیکسس کے شہر ہیوسٹن میں الہادی اسکول آف ایکسلریٹو لرننگ کے مڈل اسکول کے طلباء نے انٹرنیشنل فیوچر سٹی مقابلے میں پہلا انعام جیتا ہے. ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا تھا. ایک تو کورونا وائرس، اور پھر CDC کی ہدایات پر عمل درآمد کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ٹیم کے کچھ ممبران آن لائن تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، اور کچھ خود اسکول آ جاتے ہیں. پھر اپنے شیڈول پر عمل درآمد کرنا، یہ تمام اہم عوامل تھے، لیکن شکر ہے کہ ہمیں اس کا انعام بھی ملا. ہماری ٹیم کے کچھ لوگ کورونا وائرس سے متاثر ہوئے جو ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اور ہم کچھ ہفتے کام بھی نہیں کر سکے جو ہم نے بعد میں پورا کیا. ہر سال فیوچر سٹی جو ایک پروجیکٹ بیسڈ لرننگ پروگرام ہے، دنیا بھر سے مڈل اسکول کے طلباء کو دعوت دیتا ہے کہ وہ دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے کے تصور کے ساتھ مستقبل کے ایک شہر کا ایک ماڈل بنائیں.
इस साल के मुकाबलों का मरकजी ख्याल चांद पर शहर बसाना था, जिसमें अमेरिका के 37 इलाकों के स्टूडेंट्स के अलावा चीन, कनाडा और नाइजीरिया से आने वाली टीमों को चांद पर मुस्तकबिल के शहर के डिज़ाइन और तामीर के मॉडल्स बनाने थे। We wanted to make a city that gave citizens everything they needed and more. We also wanted to make sure that like in our city it can rely on the resources that the moon is given instead of like having to rely on resources back in Earth. अमेरिका में इंजीनियरिंग के मैदान में होने वाले इस सबसे बड़े मुकाबलों में 42 टीमें फाइनल तक पहुंची थीं। इन मुकाबलों में हर साल 45,000 से ज़ायद स्टूडेंट्स शिरकत करते हैं। डिस्कवर ई इंजीनियरिंग का एक आउटरीच ग्रुप है जो इंजीनियरिंग की तालीम के फ़रोग़ के लिए 29 बरस से ये मुकाबला मुनक़्क़िद करवा रहा है। I am always impressed every year. मैं हर साल टीमों की जानिब से गहरी तहक़ीक़ और अपने मखसूस मौजू के बारे में इल्म हासिल करके वो इसमें जो महारत हासिल कर लेते हैं, इससे बहुत मुतासिर होती हूँ। इस मुकाबले में शरीक होने वाले तालिबे इल्म इंजीनियरिंग और शहर डिज़ाइन करने के बारे में सब कुछ सीखते हैं और इसी तरह वो सारी तफसीलात भी जो किसी शहर की मंसूबाबंदी, तामीर और इसे चलाने के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन वो ये भी सीखते हैं कि एक टीम में मिलकर कैसे काम करें, उससे इनके एतमाद में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। ऐसे मंसूबों पर काम करने से तलबा और तालिबात को अपने मुस्तकबिल के बारे में भी तहरीक मिल सकती है। मैं इस मंसूबे से बहुत कुछ सीख सकती हूँ और मुस्तकबिल में इनका इस्तेमाल कर सकती हूँ, जैसे कि इंजीनियरिंग डिज़ाइन का अमल। ज़ाती तौर पर मैं वकील बनना चाहती हूँ और एक काम जो आप बहैसियत वकील कर सकते हैं वो माहौलियात के लिए कुछ करना है। इसने मुझे यकीनी तौर पर बहुत कुछ सिखाया है। लिहाजा अगर मैं वकालत के लिए माहौलियात के शोबे का इंतखाब करती हूँ तो मेरे पास खातिर-ख़्वाह मालूमात होंगी। हम अक्सर ऐसी टीमों से जिन्होंने कभी इन मुकाबलों में हिस्सा नहीं लिया था सुनते हैं कि इन्हें पता ही नहीं था कि इंजीनियरिंग के शोबे में इतना ज़्यादा तनाव मौजूद है। वो समझते थे कि आप बस एक ही तरह के इंजीनियर हो सकते हैं। इन्हें पता ही नहीं कि आप माहौलियात, ज़राअत या सिविल इंजीनियरिंग के शोबे में भी जा सकते हैं। जीत के एहसास और नाम के साथ साथ फातेह टीम को अपने स्कूल के स्टेम प्रोग्राम के लिए $7,500 का इनाम मिलता है और इसके अलावा अमरीकी रियासत अलाबामा में स्पेस कैंप जाने का मौका भी मिलता है। तबू जूली के साथ फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। एक इस्लामिक स्कूल के बच्चों का साइंस का मुकाबला जीत लेना सबसे पहले तो इस बात का सबूत है कि मजहबी और साइंसी तालीम को एक साथ लेकर चलना मुमकिन है। इसे कामयाबी से कैसे किया जा रहा है, इस बारे में हमारी साथी मोना काजिम शाह ने फ्यूचर सिटी मुकाबले के फातेह अल-हादी अकेडमी के प्रिंसिपल से बात की। Mr. Abadi, what would you say was the reason behind this? इस जीत के पीछे क्या वजूहात थी? कहते हैं कि it takes a village. आपके ख्याल में ये सब कैसे मुमकिन हो पाया? Absolutely, a very large village at that. बिल्कुल, एक बहुत बड़ा गांव और उस गांव का हर फर्द अपना किरदार अदा करता है। तलबा पुरअज़मी से वीकेंड पर भी अपने मॉडल्स पर काम करते हैं जो एक गैर निसाबी सरगर्मी से बढ़कर है। तलबा को अपने स्कूल के काम पर भी तवज्जो देनी होती है। अच्छे ग्रेड्स रिसर्च करते हैं। ये बरकरार रखने के साथ साथ इनको जो काम टीम की तरफ से दिया जाता है इसे भी खुश असलूबी से अंजाम देते हैं ताकि अपने साथियों को मायूस ना करें। वालिदैन भी इस सिलसिले में बहुत कुर्बानी देते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम वगैरह। कोविड की वजह से मुश्किलात और भी बढ़ गई हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना पड़ता है, स्क्रीन वगैरह लगानी पड़ती हैं। फिर इस प्रोजेक्ट के मेंटर या सरपरस्त जिनका किरदार बहुत अहम होता है, ये पसे पर्दा रहनुमाई करने वाली वो क़ुव्वतें हैं जो तलबा की हौसला अफजाई करती हैं ताकि वो बेहतरीन नताइज दे सकें। तो यूँ ये मुमकिन हो पाता है जब मेंटर, असातिज़ा, वालिदैन अपना किरदार अदा करते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं। You know, the mentors are there to essentially empower the student. Tell our listeners, tell our viewers. हमारे देखने वालों को इस प्रोग्राम के बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए। Program all about. We try to have a heavy focus on STEM areas or STEAM areas really. हमारे तलबा फ्यूचर सिटी के मुकाबले में हिस्सा लेते हैं। ये हमारे स्कूल के कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारी सारी तवज्जो स्टेम या स्टीम पर है जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और रियाजी शामिल हैं। फ्यूचर सिटी का मुकाबला तलबा के लिए एक बेहतरीन मौका है जिसमें वो अपने लिखने की सलाहियतों, मॉडल बिल्डिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और टाइमलाइन जैसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर काम करते हैं जिसका नतीजा फ्यूचर सिटी की सूरत में सामने आता है। अल-हादी स्कूल इस प्रोग्राम में बहुत अरसे से हिस्सा ले रहा है और हम शुक्रगुजार हैं कि इस साल हम पहले नंबर पर आए हैं। We were able to win the top prize overall. Why do you think
programs like this are necessary. اس قسم کے پروگرامز بچوں کے لیے کیوں ضروری ہوتے ہیں؟ اس قسم کے پروگرامز میں حصہ لینے کی وجہ سے بچوں میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں؟ In such programs. I think you said it. They grow up through this program. This program. اس قسم کے پروگراموں کی تیاریاں مہینوں چلتی ہیں اور جیسا آپ نے کہا اس پروگرام کے ذریعے ان بچوں کی ذہنی نشوونما ہوتی ہے. اس دوران ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو جسمانی اور دماغی طور پر بڑا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. یہ مختلف نوعیت کے کام کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اس کو اکٹھا کرتے ہیں اور پھر اس کا نتیجہ ایک ماڈل، ایک مستقبل کے شہر کی صورت میں سامنے آتا ہے. اگر ان کی عمر کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ یہ اس عمر میں انجینئرنگ کے تمام اسلوب کو بخوبی نبھا رہے ہیں. It really gives them that opportunity to shine. امریکہ جو ملک ہے خوابوں کا، اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا، اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا، تحقیق، تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا، کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنا کل روشن بنانے والوں کا. ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے ویو 360 میں آج نیوز پر. بلوچستان میں بچوں کی پیدائش کے موقع پر نشانہ بازی کا جو ثقافتی کھیل کھیلا جاتا ہے آج وہ نیشنل گیمز کا حصہ بن گیا ہے. کھلاڑی سال ہر سال محنت کرتے ہوئے نشانہ پختہ کرنے کے لیے ہزاروں گولیاں برساتے ہیں، مگر مقابلے کے دن ان کی صلاحیتوں کا فیصلہ صرف 5 گولیوں سے ہوتا ہے. کوئٹہ سے مرتضیٰ زہری لائے ہیں نشانہ بازی کے کھیل کی تیاری. بلوچستان میں رائفل شوٹنگ آج صرف نوجوانوں کا کھیل نہیں بلکہ بزرگ افراد اور چھوٹے بچے بھی اس میں شوق سے حصہ لیتے ہیں. یہ کھیل مختلف رینج تک اہداف کو نشانہ بنانے والی رائفلز کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، مگر کھلاڑیوں کے مطابق بندوق سے زیادہ اپنے دل کی دھڑکن کو قابو میں رکھنا ضروری ہوتا ہے. انسان کے جو ہے نا مطلب آپ کیا کہیں گے مطلب حواس کا یا اس پہ اپنے آپ پہ کنٹرول کا بہت بڑا تعلق ہے اس پہ سر. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ جو نئے شوٹر ہوتے ہیں ہمارے وہ پہلے 2-3 نشانے تو بڑے اچھے مار لیتے ہیں، اس کے بعد جب تیسرا چوتھا یا 5واں فائر کرنا ہوتا ہے اس میں ان کی دل کی دھڑکن بہت بڑھ جاتی ہے اور بندہ کانپنا شروع کر دیتا ہے. پرانے زمانے میں بلوچستان میں یہ کھیل پہلے بچوں کی پیدائش کے موقع پر خوشی کے اظہار کے طور پر کھیلا جاتا تھا. بلوچستان میں تو یہ ہمارا پشتون، بلوچ، ہزارہ یہ تو صدیوں سے آ رہے. یہ ہمارا قبائل کا پہلا جو بھی شادی ہوتے تھے، جب بھی وہاں پہ بارات جاتے تھے وہاں پہ باقاعدہ نشانہ رکھتے تھے. جب بارات والے نشانہ نہ مارتے تھے اس وقت اس کو کھانا نہ دیتے تھے. تو اسی وجہ سے یہ شوق اتنے آگے آ کر کے پھر جب کسی کے بیٹا پیدا ہوتے تھے یا منگنی ہوتے تھے تو پہلے ہم لوگوں کا جو تھا 35 سال 40 سال پہلے کوئی پتھر رکھتے تھے 150 میٹر 200 میٹر پہ، اس پہ 3 فائر کرتے تھے. رائفل شوٹنگ حکومتی سرپرستی میں نیشنل گیمز کا حصہ بن چکی ہے. لوگوں کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے بلوچستان حکومت نے سرکاری خرچ پر شوٹنگ رینج بھی بنائی ہے، مگر یہ ایک مہنگا کھیل ہے. رائفل 2 لاکھ سے 13 لاکھ روپے تک ملتی ہے، جبکہ پریکٹس پر ہزاروں روپے خرچ ہو جاتے ہیں. کم از کم ہفتے میں ہم 2 دن پریکٹس کرتے ہیں. 4 سے 5 ہزار روپے کا ایک پریکٹس کا اس کا آپ کا خرچہ ہے. اور کمپٹیشن میں ہم نے آ کے صرف 5 فائر کرنے ہوتے ہیں، اور 5 فائر کا بھی مطلب یہ ہے کہ آپ نے 100% رزلٹ دینا ہے. بلوچستان میں آج کئی شوٹنگ کلبز ہیں جہاں کوئی شوق پورا کرنے آتا ہے تو کوئی ماہر بننے. مقابلے کے دن صلاحیت اور قسمت ساتھ دے تو جیتنے والا داد کے ساتھ بھاری رقم بھی وصول کرتا ہے. مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ. اسی کے ساتھ ختم ہوا آج کا ویو 360. پروگرام پر اپنا فیڈ بیک دینا چاہیے تو آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے اردو VOA. اسی کے ساتھ ارم عباسی کو اب دیجیے اجازت.